नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हुआ 3 दिवसीय दौरे पर नागपुर आगमन। सदर फ्लाईओवर पर 2 कारों की हुई जोरदार टक्कर, सभी सवार सुरक्षित। और MIDC में दिल दहलाने वाली घटना, आपसी रंजिश ने ली मासूम की जान। और अब खबरें विस्तार से। आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का दोपहर 12 बजे नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब विमानतल पर आगमन हुआ, जहां नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी सहित कई बड़े अधिकारी व मान्यवर भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत के लिए मौजूद थे। 3 दिवसीय दौरे के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का शुक्रवार दोपहर 12 बजे नागपुर विमानतल पर आगमन हुआ। विमानतल पर महापौर दयाशंकर तिवारी, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, DIG चिरंजीव प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारीगण राज्यपाल के स्वागत में मौजूद थे। अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्यपाल कोश्यारी विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही अनेक सामाजिक आयोजनों में भी राज्यपाल की उपस्थिति होने की जानकारी सूत्रों ने दी। राज्यपाल कोश्यारी सोमवार 14 जून को मुंबई रवाना होंगे। नागपुर के सदर स्थित फ्लाईओवर पर आज सुबह 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो जाने से कार में सवार लोग गंभीर जख्मी हो गए, जिनका इलाज वहां के निजी अस्पताल में किया गया। यह हादसा होने के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागपुर के सदर स्थित फ्लाईओवर पर आज सुबह 2 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के तुरंत बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार में बैठे यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने दिखाई दे रही है। हालांकि इस दुर्घटना में सभी सुरक्षित हैं। घायल लोगों को नज़दीकी अस्पताल में उपचारार्थ दाखिल किया गया है। बता दें कि इस हादसे में घायल लोगों के नाम अब तक पता नहीं चल पाए हैं। नागपुर के MIDC परिसर की हद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक 15 साल के मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले आरोपी ने मासूम बच्चे का अपहरण किया, बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। नागपुर के MIDC परिसर के हद में कल रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक आरोपी ने 15 वर्षीय किशोर का अपहरण करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। बालक की हत्या करने से पूर्व आरोपी ने उसके चाचा को फ़ोन कर कहा कि वह अपना गला खुद काट लो, वरना वह बच्चे की जान ले लेगा। आरोपी के फ़ोन करने से स्पष्ट हो गया कि हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। आखिरकार आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी का नाम सूरज रामभाऊ शाहू बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेमुगा गाडीवर बसून आरोपीनं गुरुकेश्वर पोलीस स्टेशन गुरुकेश्वर चिकना रोडवर घेऊन जाऊन त्याच्या डोक्यामध्ये दगड मारून तसेच सर्जिकल ब्लेडचा वापर करून त्याचा खून केलेला आहे। त्याची मागणी ही होती की त्याच्या काकांचं मुख तोडून व्हॉट्सअपवर त्याचा फोटो पाठवावा आणि याच्यामध्ये तो आरोपी आपल्याला मिळालेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। सर, कसं काय नेमका प्रकार काय आहे, का म्हणून ही घटना झालेली आहे? तपास चालू आहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने आज नागपुर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के राजनीति पर भाष्य करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने। तो वही उन्होंने कहा कि देश भर में जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन सभी को 12% का आरक्षण मिले। इन दोनों मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 20 तारीख के बाद वह देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। देने का जो विषय है, इस विषय पर और दलितों को, आदिवासियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो अभी तूफान आया था, इस तूफान में कोंकण और महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार की, भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति का एक डेपुटेशन 20 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का टाइम लेकर
माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले हैं। जिस तरह माननीय उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग प्रधानमंत्री जी को मिलकर आए हैं, उसी तरह हम भी ये विषयों को लेकर हम प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले हैं। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जिस तरह मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी तरह देश के तमाम क्षत्रिय जो लोग हैं, उसमें जाट है, राजपूत है, ठाकुर है, रेड्डी है, ऐसे देश भर के जो क्षत्रिय लोग हैं, ऐसे क्षत्रिय लोगों को अलग से 10-12% आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरे पार्टी की तरफ से मांग है और मैं राज्यसभा में भी इस विषय को उठाने वाला हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा एक है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमारा निवेदन है कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करना है, तो आपने महाविकास आघाड़ी के सरकार से बाहर आना चाहिए और बीजेपी आरपीआई के साथ मिलकर महायुति की सरकार बननी चाहिए। तो 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहो और 2.5 साल बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाओ। इसी तरह का आह्वान हमारा शिवसेना को है और जरूर शिवसेना इसके बारे में विचार करेगी, क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमेशा परेशानी उठानी पड़ रही है और कांग्रेस और एनसीपी के लोग उनको हमेशा चक्रव्यूह में लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए शिवसेना ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। नागपुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मेडिकल प्रशासन ने पर्दाफाश कर उसे पुलिस की हिरासत में पहुंचा दिया, जहां फर्जी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूला। नागपुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे एक फर्जी डॉक्टर को हाल ही में गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से सिद्धार्थ मनोज जैन नामक युवक फर्जी डॉक्टर के रूप में मेडिकल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था। मेडिकल अस्पताल प्रशासन के ध्यान में यह बात आते ही प्रशासन के कान खड़े हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस विभाग को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी फर्जी डॉक्टर की हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ पुलिस द्वारा किए जाने पर आरोपी ने अपने फर्जी होने की बात पर कबूली दी। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस की हिरासत में है। आज दोपहर को हमें मेडिकल डॉक्टर के सुपरिटेंडेंट इन्होंने फ़ोन करके बताया है कि मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से एक इसम बोगस डॉक्टर बन के वहाँ पे घूम रहा है और आज उसे वहाँ पे पकड़ा गया है डॉक्टर के हाथ से। ऐसी जानकारी मिलने के बाद में हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए तथा एक इसम को हमने ताबे में लिया है, जिसका नाम है सिद्धार्थ मनोज जैन, उम्र 23 साल, रहना महल का है। वो डॉक्टर का ओटी का यूनिफॉर्म पहने हुए था, उसके ड्रेस के ऊपर में डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और MBBS की नेम प्लेट लगी हुई थी। जब उससे पूछताछ किया गया तब मालूम पड़ा कि वो डॉक्टर नहीं है और पिछले 2 महीने से वो हॉस्पिटल में आ रहा है और हॉस्पिटल में वो अलग अलग वार्डों में ओटी में घूम रहा है। और जब वहाँ के डॉक्टर उसको पूछताछ करते थे तो किसी को CMO बताता था, किसी को रेसिडेंट डॉक्टर बताता था, किसी को सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बताता था, ऐसा अलग अलग वो जानकारी देता था। वैसे उसने वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने उससे पूछताछ किया तब उसने ऐसा भी बताया, जब कोविड का पीक आवर था उस समय वो वहाँ पे डिजास्टर्ड वार्ड में जब स्वैब के नमूने लेते थे तो वहाँ भी ये हाजिर रहता था। तो अभी हमने उसे गिरफ्तार किया है। एक डॉक्टर की फिरियाद पे से हमने उनके ऊपर गुनाह दर्ज किया है और अभी हम लोग उसका अगला तपास कर रहे हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र किसान संगठन के अध्यक्ष राम नेवले ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो किसानों के माल का दाम बढ़ाए जाने का मैं निषेध करता हूं, ये किसानों के साथ किया हुआ अन्याय है। ये कहते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नमस्कार, मी राम नेवले,
शेतकरी संघटनेचा महाराष्ट्राचा माजी अध्यक्ष आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा मुख्य संयोजक आहे. केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ केली, ते जाहीर केलेलं आहे. त्या संबंधाने मी आपल्याला सांगू इच्छितो या देशवासियांना आणि शेतकरी भावांना की केंद्र सरकारने जी वाढ केलेली आहे शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये ती अत्यल्प आहे, ती अन्यायकारक आहे, ती निराशाजनक आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांनी याचा निषेध केला पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटते. मक्यामध्ये फक्त 20 रुपयाची वाढ केली, ज्वारीमध्ये 118 रुपयाची वाढ केली, बाजरीमध्ये 100 रुपयाची वाढ केली, सोयाबीनमध्ये 70 रुपयाची वाढ केली, धानामध्ये 72 रुपयाची वाढ केली आणि कपाशीमध्ये 200 रुपयाची वाढ केली, तर तुरीमध्ये 300 रुपयाची क्विंटलच्या मागे वाढ केलेली आहे. हे सर्व वाढीचा दर जर बघितलं पर्सेंटेज तर ते 2 ते 5% वर वाढ होत नाही आणि म्हणून पुन्हा सरकारवरून म्हणते की आम्ही प्रचंड वाढ केलेली आहे. हे सर्व निषेधार्थ आहे. याचं कारण असं आहे की उत्पादन खर्च शेतीमालाचा प्रचंड वाढलेला आहे. तुमचं खते वाढली, बियाणे वाढले, कीटकनाशके वाढले, मजूर मिळत नाही शेतीमध्ये, मजुरी वाढली, हे सर्व इकडे वाढत गेलेलं आहे. तुमचे डिझेल वाढलं त्याच्यामुळे ट्रॅक्टरचे भाडे वाढले, डिझेल वाढलं त्याच्यामुळे शेतीमध्ये लागणाऱ्या मशिनरीचे भाडे वाढले आणि याचा उत्पादन खर्च जर शेतीमालाचा बघितला तर मागच्या 1-2 वर्षामध्ये 30 ते 40% उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. मात्र सरकारने जे आधारभूत किमती वाढवल्या त्या फक्त 2 ते 5% आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. सरकारने सांगितलेलं होतं की आम्ही शेतकऱ्याचं उत्पन्न डबल करणार आहोत, दुप्पट करणार आहोत. हे तर झालंच नाही. मात्र शेती मालाला लागणारा उत्पादन खर्च जो आहे तो डबल झालेला आहे आणि आधारभूत किमती ज्या वाढवल्या त्याच्यावरून स्पष्ट आहे की हे सरकार, हे भाजपचं सरकार, हे मोदीचं सरकार हे शेतकरी विरोधी आहेच. अगोदरही होतं, आता पुढेही राहणार आहे, हे स्पष्ट झालेलं आहे. रामटेक तहसील में एक बोरवेल में किसान के 2 साल के बेटे की जान पर आफत आन पड़ी जब खेत में दौड़ लगाते समय उसका पैर इस खुले बोरवेल के गड्ढे में धंस गया और देखते ही देखते वह लगभग 100 फीट गहरे बोरवेल में समा गया. यह सनसनीखेज घटना रामटेक तहसील के शिवनी भोंडकी नामक गांव में घटित हुई है. लेकिन इस घटना के बाद गांव के आपदा रक्षकों ने युक्ति लड़ाकर अपनी तरकीब से बालक को जीवित बाहर निकाला. मेरी जानकारी के मुताबिक शिवनी भोंडकी निवासी देवा दोंडा गुरुवार को गांव के पास के एक परिसर में मवेशियां चरा रहे थे. उनके साथ साथ बच्चे भी उसी परिसर में खेलने के लिए चले आए थे. इन बच्चों में देवा दोंडा का 2 वर्षीय बालक नवखान भी शामिल था. खेल खेल में अचानक नवखान का पैर बोरवेल के गड्ढे में धंसा और वह सीधा बोरवेल के गड्ढे में समा गया. यह देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया और उसके पिता को बुलवाया गया. शोर सुनकर नवखान के पिता बोरवेल के गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्हें बोरवेल के भीतर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था. यह देख नवखान के माता पिता ने शोर मचाकर सारे गांव को मदद के लिए पुकारा. उनकी पुकार सुनकर गांववासी एकत्र हुए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नवधान. बोरवेलच्या आजूबाजूला चिमुकले मुलं खेळत असताना अचानक एका 2 वर्षाच्या मुलाचा तोल जाऊन तो खोल अशा बोरवेलमध्ये पडला. आईवडिलांनी आरडाओरड केला असता आम्ही शेतात काम करत होतो आणि त्या प्रसंगाने आम्हाला आवाज येताच आम्ही लगेच घटनास्थळी धाव घेतली आणि गावकऱ्यांना बोलवलं. गावकऱ्याच्या मदतीने आणि आमच्या जीवन सुरक्षा प्रकल्प येथील संघटनेच्या मदतीने त्या मुलाला दोर टाकून काटकसर करून 45 मिनिटाच्या काटकसरीत त्याचा जीव वाचवण्यात आम्हाला यश आलंय. धन्यवाद. खुले बोरवेल के गड्ढे से बच्चे को बाहर निकालने के लिए ग्रामवासियों ने युक्ति लड़ाई और प्रयास शुरू किए. सबसे पहले उन्होंने गांव में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला टॉर्च लगाकर बालक की स्थिति का अवलोकन किया. टॉर्च की रोशनी में बालक की स्थिति देखने के बाद उसे आवाज दी गई. बदले में उसने भी जवाब दिया. तब बचाव दल ने राहत की सांस लेकर अपने कार्य को गति प्रदान की.
लंबी रस्सी बोरवेल के गड्ढे में छोड़ी गई और उसके पास रस्सी पहुंचते ही उसे रस्सी मजबूती के साथ पकड़ने को कहा गया। आधा घंटा तक चले इस प्रयास को लोग सांस रोककर देख रहे थे। आखिरकार कोशिशें रंग लाई और बालक नवखान ने रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया। गांव वालों ने इस घटना में प्रशासन की मदद लिए बिना 2 वर्षीय बालक को बाहर निकालने का कारनामा कर दिखाया। नागपुर जिले में शुक्रवार 11 जून को 89 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 191 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 12,290 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।